नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए लगातार मॉडल पेपर डेली आपको कराए जा रहे हैं, जिसमें आज 22वां मॉडल पेपर आपके सामने है। डेली की तरह टॉप 20 क्वेश्चंस जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं विद फैक्ट्स आपको कराएंगे बहुत ही कम समय में। तो यहाँ आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होने वाला है। यदि आप डेली अपने जितना भी आपका पढ़ाई का समय है उसमें से यदि 15-20 मिनट समय आप यहाँ पे देते हैं तो निश्चित आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस होगी और बहुत ज़्यादा समय भी आपका यहाँ वेस्ट नहीं होगा। तो आप दोस्तों अभी तक की जो भी क्लासेज हैं उनको ये देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए। और दोस्तों वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी होमगार्ड 2026 के नाम से, उसमें सारी क्लासेज एक साथ में कलेक्ट करके दी गई हैं और सारी क्लासेज को आप बहुत ही कम समय में देख सकते हैं। एक बेहतर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस दोस्तों इमेज के साथ वहाँ पे कराए गए हैं, तो आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा और कम समय में आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज की क्लास आपके सामने है दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न आज है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इनमें से दोस्तों ये दोनों किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये दोस्तों दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन सी दो शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा दोस्तों कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद है। उनमें से दोस्तों जो शतपथ ब्राह्मण है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और तैत्तिरीय ब्राह्मण दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये डीप जानकारी है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि कौन सा पृथ्वीराज दोस्तों हिस्ट्री में कई हुए हैं। कौन सा पृथ्वीराज था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वो पृथ्वीराज थर्ड था। एक क्वेश्चन तो आप यहीं से याद कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का दोस्तों मतलब है मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज थर्ड से पराजित हुआ था, तो ये आपको बताना है दोस्तों। पृथ्वीराज द्वितीय से दोस्तों 1191 में पराजित होता है पृथ्वीराज तृतीय से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन का दोस्तों जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसके बाद दोस्तों द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जो था वो मोहम्मद गौरी से हार जाता है। 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी और वहाँ से दोस्तों जो तुर्की शासन था, तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं कहा है? तो इनमें से दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे इन्होंने, और वी.डी. सावरकर। इसके अलावा दोस्तों जो वी.डी. सावरकर थे, इन दोनों विद्वानों ने दोस्तों इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, स्वतंत्रता संग्राम के नाम से संबोधित किया है। जबकि दोस्तों इनमें से जॉन लॉरेंस, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान, इन सभी ने इसको सिपाही विद्रोह के नाम से संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दोस्तों महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो आपको याद रखनी है, हिंद स्वराज किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन सी में बाल गंगाधर तिलक दिया गया है दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य। कौन सी पुस्तक है? गीता रहस्य पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी में दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल कौन सी पुस्तक है? इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है, जो कई बार पूछी गई है और आ सकती है, तो आप इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लद्दाख का जो लेह है, लेह में हेमिस नामक एक शहर है और उसी शहर में हेमिस गोम्पा नामक एक प्रसिद्ध आकर्षक मठ है। तो
ये दोस्तों ऑप्शन इसका डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हैमिश से आप याद रखिएगा, हैमिश नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये भी याद रखिएगा आप। और इसके अलावा भारत का सबसे छोटा दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमेरा दोस्तों रा पे खत्म होता है और रावी नदी भी रा से स्टार्ट होती है, तो चमेरा रावी पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट दोस्तों थोरियम का अयस्क होता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितना भी दोस्तों विश्व में थोरियम उत्पादित होता है उसका लगभग 75% भारत में ही होता है। और भारत में भी यदि पूछा जाए तो दोस्तों फर्स्ट पर है केरल। केरल दोस्तों सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक राज्य है, तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा बारालाचा दर्रा भी कहाँ स्थित है? बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो इनमें से बुल्गारिया दोस्तों एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है? यूरोपीय देश है। और बाकी सभी दोस्तों सूडान हो गया, घाना और बेनिन, ये सभी कैसे देश हैं? ये अफ्रीकी देश हैं। बुल्गारिया की राजधानी भी आपको याद रखना है, इसकी राजधानी होता है सोफिया। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप इसकी राजधानी याद रखिएगा, सोफिया इसकी राजधानी है। और सूडान से आप याद रखिएगा दोस्तों, जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका अंतिम 193 सदस्य उसमें है। और 193वां सदस्य कौन है दोस्तों? साउथ सूडान है, तो ये आपको याद रखना है। यूएनओ का 193 यानी सबसे अंतिम सदस्य है साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र को मानते हैं। शुक्र से आप याद रखिएगा, इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर एवं सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। और पृथ्वी की बहन के रूप में भी शुक्र को जाना जाता है। पृथ्वी की बहन यदि पूछा जाए किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों इसका भी राइट हो जाएगा, शुक्र। और यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है दोस्तों? सबसे गर्म ग्रह भी है आपका शुक्र। तो आप ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। जब सूर्योदय होता है दोस्तों, तो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है? क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत का दोस्तों संविधान जो है, राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद 123 के तहत उसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा, जो राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, राज्यपाल को दोस्तों राष्ट्रपति की ही भांति 213 आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप इस क्वेश्चन को भी साथ में याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों अध्यादेश जारी कब किया जाता है? राष्ट्रपति कब जारी करता है? जब संसद के दोनों सदन अस्तित्व में नहीं होते हैं दोस्तों, और कार्यवाही करना अति आवश्यक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कितने वर्षों तक? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर दोस्तों 5-6 वर्ष आप टिक करेंगे, तो तुक्के में नहीं, आप इसको याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होता है वो दोस्तों अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले पूर्ण होता है उतने वर्षों तक अपने पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखिएगा, सतर्कता में 4 अक्षर हैं दोस्तों, सा, त, का और ता। तो इसका कार्यकाल भी कितने समय का होता है? 4 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक।
और दोस्तों इसका गठन यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद सृजन हुआ था, यानी किसी की स्थापना हुई थी दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन दोस्तों 3 सदस्यीय समिति होती है एक, उस समिति की सिफारिश पर करता है। और उस समिति में कौन कौन शामिल होता है, तो उस समिति में दोस्तों शामिल होता है भारत का जो प्रधानमंत्री होगा और गृह मंत्री, और दोस्तों जो विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में, उसको इसमें शामिल किया जाता है। लोकसभा का जो विपक्षी नेता होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 3 सदस्य मिलकर समिति बनाते हैं और इस समिति की सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं। तो भारत में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में लागू होती है। और राजस्थान और आंध्र प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं, प्रथम 2 राज्य जहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। राजस्थान का दोस्तों नागौर जिला पड़ता है, वहां से 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले फर्स्ट राज्य यही है जहां से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है पंचायती राज दिवस के रूप में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। तो पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, या किसका कथन है, तो जेबी से का कथन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा और पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। पास्कल इनमें से दोस्तों दाब की इकाई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक दोस्तों और गणितज्ञ दोनों थे, ब्लेज पास्कल, इनका पूरा नाम था ब्लेज पास्कल थे दोस्तों। और इन्होंने ही सबसे पहले पास्कल नियम दिया था। तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों दाब का मात्रक क्या रखा गया, पास्कल रखा गया। तो आप डिटेल में इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल। तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होता है, एक प्रकार का है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट के रूप में है। तो कार्बन का दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। आप याद रखिएगा, विद्युत का भी और ऊष्मा का भी। और इसके अलावा दोस्तों एक उत्तम कोटि का ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी होता है। तो इसको आप याद रखिएगा ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि माता पिता में रक्त समूह ए गुणे ए होता है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा। यदि माता पिता के अंदर दोस्तों A/A समूह पाया जाता है, A गुणे A है, तो संभव है दोस्तों कि जो बच्चे हैं बच्चों में A और O समूह होगा। तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 हार्स पावर बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है। 1 हार्स पावर दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। और ये जो हार्स पावर है ये दोस्तों शक्ति का मात्रक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और शक्ति किसे कहते हैं ये भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यदि कार्य करने की दर की बात की जाए तो कार्य करने की दर जो होती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में दोस्तों कुल वन क्षेत्र कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सभी पहला, दूसरा, तीसरा गलत हो जाएगा। वन क्षेत्र ये जो वन रिपोर्ट होती है दोस्तों ये प्रति 2 वर्ष पर जारी होती है। 2 वर्ष के बाद में वन रिपोर्ट जारी होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रति 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वैसे दोस्तों भारत में वन क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो 8,07,000
7,276, 8,07,276, 276 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्षेत्र पर वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो भारत में दोस्तों जो 90% क्षेत्र है उस सतही सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग दोस्तों 90%। सतही सिंचाई का मतलब क्या है दोस्तों? भूजल द्वारा सिंचित। सतही का मतलब है जो भूजल है, भूजल के द्वारा सिंचित ये क्षेत्र है 90%, तो आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कुआं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र कितना है? तो लगभग 55.9% दोस्तों क्षेत्र ऐसा है जो कुआं और नलकूप से सिंचित है। नहरों से 31.4% लगभग सिंचित है। तालाबों से 6.1% क्षेत्र लगभग सिंचित है, तो आप इसे याद रखिएगा। और भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत दोस्तों यदि पूछा जाता है तो कौन सा है? वर्षा जल को माना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है, गैर आबादी वाले गांवों से कम है, गैर आबादी वाले गांवों के बराबर है, या आबादी वाले गांवों के बराबर है? तो भारत में दोस्तों ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो गैर आबादी वाले गाँव हैं वो हैं दोस्तों लगभग 43,466। कितने हैं? 43,466 हैं। और ग्राम पंचायतें दोस्तों कल की क्लास में भी आपको बताया था 2,50,000 के आसपास में ग्राम पंचायतें हैं भारत में। तो आप देख सकते हैं कि जो गैर आबादी वाले गांव हैं दोस्तों उनसे ग्राम पंचायतों की संख्या ज़्यादा है। और आबादी वाले गांव की यदि बात करते हैं तो इसमें दोस्तों इसको भी आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। 5,97,464 दोस्तों लगभग ऐसे हैं जो आबादी वाले गांव हैं। और कुल मिला के देखा जाए आबादी और गैर आबादी तो 6 लाख गांव हैं, कल भी आपको बताया था, तो ये आप डेटा याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। और दोस्तों अपने जो भी मित्र हैं जिनका भी पेपर होमगार्ड का है उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।